की संख्या देखें तो शायद इतिहास में सभी सरकारों से सबसे ज्यादा अपराध मोदी सरकार के दौरान आपको दिखेगा। और विशेषतः अब अगर आप दलित महिलाओं, दलितों के खिलाफ अपराधों की बात करें तो निश्चय ही सबसे ज्यादा अपराध के मामले मिलेंगे। ऐसा शायद भाजपा और राष्ट्रीय सेवक संघ की महिला और दलित विरोधी मानसिकता की वजह से है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब कोई उन पीड़ितों को, पीड़ित परिवारों को उनका अधिकार दिलाने की, न्याय दिलाने की कोशिश करता है तो पूरी पार्टी, प्रशासन, पुलिस सब मामले को रफा दफा करने में लग जाते हैं। कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ नहीं, वैसे लोग जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं या पीड़ित परिवारों को, पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, खिलाफ कार्रवाई उनके होती है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हमारे साथ हैं हमारे दलित नेता, पूर्व सांसद आदरणीय उदित राज जी और हमारी महिला नेत्री प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी। मैं आग्रह करूंगा कि आपको वो ब्रीफ करें। अच्छा, आप सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर उदित राज जी, प्रणव जी, जैसा कि प्रणव जी ने कहा कि महिला विरोधी और दलित विरोधी होना इस सरकार का चाल और चरित्र बनता जा रहा है, और ये हम किसी कारण से कहते हैं। अभी देश की राजधानी दिल्ली में 9 साल की एक छोटी सी बच्ची, दलित बच्ची का जो चिता थी, जो जबरन जलाई गई, शायद वो ठंडी भी नहीं होगी कि 2 और मामले सामने आ जाते हैं। यही दिल्ली, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची का कल बलात्कार हुआ। सोनीपत में 2 अबोध बालिकाओं का बलात्कार होता है और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या भी कर दी जाती है। ये जो ज्यादातर कांड दिल्ली में हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री आवास से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन पहले वो 9 वर्ष की बेटी, फिर अब 6 साल की बेटी, ऐसी नृशंस घटनाओं को सुनकर देश का दिल भरे दहल जाए। लोग जरूर बोलने लगे कि एक दूसरी निर्भया दिल्ली में बन रही है, कैसे कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और तमाम मंत्रियों के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा, क्या महिला क्या पुरुष। 8 मंत्री मॉनसून सत्र के बाद बैठकर झूठ फैलाने का काम कर सकते हैं, लेकिन एक बेटी के न्याय की लड़ाई में एक शब्द नहीं बोल सकते। यह उनका असली चाल और चरित्र है। और जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी उस परिवार से मिलने जाते हैं 4 अगस्त को, उनको हौसला देते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं, उनकी जो न्याय की मांग है उसको और जोर करते हैं, तो यह सरकार उन पे मुकदमा दर्ज करने की बात करती है। पहले अनैतिक दबाव बनाकर ट्विटर का अकाउंट ब्लॉक कराया, अब बोला जा रहा है कि इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक होगा। पर दिक्कत की बात यह है कि यह अकाउंट का मसला ही नहीं है। यह मामला यह नहीं है कि आपने ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया या आप इंस्टाग्राम करेंगे या कल को कोई और अकाउंट करेंगे। आप कांग्रेस की अधिकृत अकाउंट्स को भी आपने ब्लॉक कर दिया, तमामों नेताओं के अकाउंट ब्लॉक है, तमामों कार्यकर्ताओं के अकाउंट ब्लॉक है। आप विपक्ष की आवाज को दबा रहे। मुद्दा यह नहीं है, मैं फिर कहूंगी। क्या है असल मुद्दा? असल मुद्दा यह है कि एक गरीब, एक शोषित, वंचित समाज की बेटी होना, और ऐसा प्रतीत होता है, और मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ एक औरत होने के नाते और भी ज्यादा पुरजोर तरीके से कहना चाहूंगी, ऐसा प्रतीत होता है कि आज एक औरत होना, एक लड़की होना अपराध है इस देश में। अगर आप गरीब मां बाप के यहां पैदा हो गए तो उससे भी बड़ा अपराध है, और अगर आप कहीं दलित, शोषित या वंचित समाज से आते हैं तो आपके साथ जघन्य अपराध तो होगा ही, साथ में पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी व्यवस्था आंख मूंद लेगी और कहीं ना कहीं आपके साथ जो न्याय के लिए खड़ा है उसके पीछे पड़ जाएगी। वो न्याय खुद नहीं करेंगे, लेकिन अगर न्याय की लड़ाई में कोई आपका साथ देना चाहता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि मोदी सरकार को, मोदी जी को, गृह मंत्री जी को शायद ना प्रजातंत्र का खौफ है, ना कानून का डर है, और ना संविधान की वो परवाह करते हैं।
मैं इसलिए ये कहती हूं और अपनी बात को मैं समाप्त करूंगी जल्दी ही ये कहकर कि वाल्मीकि समाज की ये जो 9 साल की अबोध बालिका के साथ बलात्कार हुआ था, उसका पूरा विक्षिप्त परिवार, उसका मोहल्ला सड़क पे धरना देकर न्याय मांगता है। प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी सरकार इस बेटी की रक्षा तो नहीं कर सके, पर न्याय की तो बात करिए, मुआवजे की तो कोई बात करिए, उनकी मदद की तो कोई बात करिए, दोषियों को सजा देने की कोई तो बात करिए। आज आपकी चुप्पी से यह देश व्यथित है। देश ये जानना चाहता है कि 13 दिन बावजूद होने के बाद भी आपके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है। कितनी निर्भया इस देश में बलि होती रहेंगी इससे पहले कि यह सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। लेकिन आज सारा का सारा मुद्दा, सारा का सारा डिबेट आकर इस बात पर रुक गया है कि फोटो लगाई या नहीं लगाई, लगाई तो क्या ब्लर करी, गलत लगाई। इस तरह से ये जो बात हो रही है वो असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश है, क्योंकि असल मुद्दा यह है कि महिलाओं के खिलाफ और खासकर गरीब दलित महिलाओं के खिलाफ यह अत्याचार कब बंद होगा। आप आंकड़े उठाकर देखिए, जितने भी ये अपराध हो रहे हैं या तो ये अबोध अवयस्क लड़कियों के साथ हो रहे हैं और उसमें से अधिकांश दलित समाज से आती हैं। यह सिलसिला कब थमेगा? मोदी सरकार क्या चाहती है कि बलात्कार हो बेटी के साथ, उसका परिवार अपने आप को कमरे में बंद कर ले, पर्दा डाल ले, न्याय की कोई गुहार ना करे। क्या आप चाहते हैं कि राजनेता अपने मुंह पर दही जमा के बैठ जाएं जैसे आप बैठे हुए हैं? लेकिन हम वो नहीं करेंगे। आप कितने ही अकाउंट बंद कर लीजिए, आप कितने ही मुकदमे करा लीजिए, ये वास्तव में नैतिकता की लड़ाई है। ये लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ है जहां पर एक औरत होना अपराध हो गया है और गरीब और वंचित समाज की औरत होना उससे भी बड़ा अपराध है। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि इस देश में जो दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उससे सरकार का जो रवैया है वो सरकार का पर्दाफाश हो चुका है। सरकार बेनकाब हो चुकी है। सरकार न न्याय दिलाना चाहती है और जो लोग न्याय दिलाना चाहते हैं, जो लोग न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनकी प्रताड़ना करना चाहती है। मुझे आज सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, आज दिक्कत क्या है? आज दिक्कत यह है कि महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ हमारी ऐसा हो रहा है, या आज दिक्कत यह है कि एक नेता, विपक्ष का एक नेता उनकी आवाज बनकर उनके न्याय की लड़ाई को और पुरजोर तरीके से लड़ना चाहता है। यह फैसला इस देश को करना पड़ेगा। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब इस पे कुछ बोले। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मेरे सहयोगी सुप्रिया जी ने काफ़ी प्रकाश डाला है और प्रणव झा जी ने भी इसका प्रस्तावना दी है। मैं बड़ा निष्पक्ष रूप से बात रखता हूँ। ये नहीं कि केवल हमें आरोप लगाना, अगर उसमें कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति होगा तो उस तथ्य को काट नहीं सकता। निर्भया का कांड हुआ, उस समय मनमोहन सिंह जी डेड बॉडी रिसीव करने गए, श्रीमती सोनिया गांधी जी रिसीव करने गई एयरपोर्ट पर। क्रिमेशन में मनमोहन सिंह जी गए और फंड जनरेट, उनके लिए फंड बना। मोदी जी से उस दलित और वाल्मीकि लड़की जो नाबालिग थी, जिसको जला दिया गया, एक ट्वीट भी नहीं किया जा सका। इस देश का होम मिनिस्टर निगम के चुनाव में लड़ने के लिए हैदराबाद चले जाते, यहां जा नहीं सके। पार्टी विथ डिफरेंस, ये है कांग्रेस का और है बीजेपी का। दूसरा प्रश्न मैं करता हूं, आज तक आरएसएस में कोई महिला पहुंच नहीं पाई। इन जनरल महिलाओं के प्रति क्या इनका एटीट्यूड है? ये महिला विरोधी हैं, जो सुप्रिया जी ने कहा कि ये महिला विरोधी हैं। इनके लिए सबसे ज्यादा गिरे हालात में, या जिसको कह सकते हैं गुलाम, नाची दलित लड़की, दलित महिला, फिर गरीब और फिर सामान्य वर्ग की महिला। इन जनरल ये बीजेपी का एटीट्यूड है। नहीं कि बलात्कार होते नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि
सामाजिक इस देश की ये बुराई है। लेकिन क्या कांग्रेस के समय में इसकी आप तुलना करके आप देख लीजिए। फिर यहाँ पे दिल्ली में होता 6 वर्ष कल हुआ, फिर सोनीपत की तमाम घटनाएं इन्होंने कर दिया। इनकी सहयोगिनी, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगिनी, जो दलित के वोट के ऊपर नेता बनी हुई है, वो भी नहीं जाके देख सकी। लगता है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का प्रभाव मायावती जी के ऊपर भी पड़ गया। मुझे आश्चर्य इस बात का। आज 7 साल से एक नेता को हम देख रहे हैं। ये नहीं कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं या प्रवक्ता हूं। चाहे चीन का मुद्दा हो, दलित का मुद्दा हो, कोविड का मुद्दा हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, जनतंत्र अपहरण एक ही व्यक्ति उठाता है और पूरी निर्भीकता और निडरता से, वो है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी चल के गए वहां। उस दलित और जो बेटी मारी गई उसका पूरा जला दिया गया, केवल उसका पांव रह गया। क्या ये निर्भया से कम दुर्दांत घटना थी? कहीं ज्यादा थी। उसकी तो डेड बॉडी मिल गई, इसकी तो डेड बॉडी नहीं मिली। तो दलितों, ये बीजेपी और मोदी जी के नजर में, आरएसएस के नजर में दलित की औकात यह है। मैं कहता हूं इनका राम राज्य, एक राम राज्य तो गांधी जी का था, एक आरएसएस और बीजेपी का जो राम राज्य है, बैंड व्यवस्था को पुनः वापस लाना। इसी सोच की वजह से नहीं गए। और एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मैं बताऊंगा कि आरएसएस के, बीजेपी के सपोर्टर दिल्ली कैंट नांगल गांव में नहीं गए। अगर एक गाय की हत्या हो जाए तो हजारों की संख्या में पहुंच जाएंगे। दलितों की कीमत बीजेपी और आरएसएस की नजरों में एक गाय से भी कम है, एक गाय से भी कम है। बड़ा अफसोस होता है कि हमने किस तरह की सरकार को चुना है। बड़ा अफसोस होता है कि आने वाला भविष्य इस देश का हमें उस प्रिमिटिव स्टेज में ले जाएगा। और सोच तो प्रिमिटिव हो गई है। मटेरियल फैक्ट्स अभी जो बचे हुए हैं, वो मॉडर्नाइजेशन नेहरू जी का, राजीव गांधी जी का, कांग्रेस ने जो बिल्डअप किया है, मटेरियल थिंग्स हैं, लेकिन प्रिमिटिव सोच हो गई है आज। तो मुझे इतना ही कहना है कि मोदी जी एक ट्वीट तो कर दो, अमित शाह जी जाके देख तो लो, मायावती जी जाके वहां पर एक बार आंदोलन तो कर लो, राहुल जी गए हैं, आप भी तो जाकर के देख लीजिए, एक आंसू तो बहा दीजिए, एक चर्चा हित कर दीजिए। या तो ये कहिए कि ये सच्चाई हो गई है, उसका जवाब खुद मैं उनसे पूछता हूं, क्या हमारी जीवन की कीमत नहीं है, दलित की बेटी की कीमत नहीं है? आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, आदरणीय मोहन भागवत जी, आप बता दीजिए। आप आज सवाल आपके माध्यम से इनसे हम पूछते हैं कि हमारे जीवन की कीमत कुत्ते, बिल्ली और एक गाय से कम है। धन्यवाद। I mentioned that in the opening statement, that first it was Twitter and now it is Instagram that they're threatening to block us on. While yes, I agree with you that channels of communication cannot be banned for India's principal opposition, and they cannot be banned specifically on the pretext that we are trying to voice the voice of the voiceless. What is the crime that Rahul Gandhi has committed? I really want to ask all of you, and I want to ask this country, I want to ask Twitter. What is the crime he has committed? He has gone and met the family of a 9-year-old Dalit girl who was brutally raped, cremated against her mother's wishes. All that was left of her was partially burnt legs. He has been asking for justice, and this government
The elected government of the day hasn't spoken a word. So the reality is, you may ban any platform, the fight will continue. However, I will also say this is not about banning of accounts. This is about the real core issue, and the core issue is that in 2021 in India, being a woman is perhaps your biggest crime. And God forbid if you are poor, and God forbid even more if you come from the Dalit community. I must make a mention of what Dr. Saab said at the end. जान की क्या कीमत है दलितों की, मैं ये जानना चाहती हूँ और ये सरकार से सवाल है. तो राहुल गांधी जी का ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर देना. And I want to add here, Twitter is against its own prescribed publicly available policies of what they have done. They are in violation of their own policy. And should I emphasize on what those policies are? Twitter very categorically states, and we can share that with you in the help center, widely available, please read. It very categorically states that if you have shared personal information which has already been available on a public platform, then it is not a violation of their policy. Rahul Gandhi ji shared personal information or the pictures of those parents on the 4th of August. This was already available in the public domain through many platforms, including media, including the National Commission for Scheduled Caste. We were not in violation, number one. Number two, Twitter goes on to say that if you share personal information with the intent of harming, it will be taken down. But if you are trying to help, it will not be taken down. I really want to ask, what was Sri Gandhi trying to do? He was trying to help a family that was dealing with this brutal crime, was asking for justice. We have again not violated your policy. We are not in violation of Twitter at all, and what Twitter is doing or what any other platform may today do or not do is being done under government pressure. I'm anguished and I'm aggrieved that 8 ministers had the time. 47 minutes, 58 seconds was spent sitting on PIB, making a political agenda, speaking to the press. That was not a policy press conference, that was a political press conference being done from PIB. They had the time for that. But none of them have had the time to talk about crime against women happening in the heart of the national capital. That is the issue. I'll in addition to her, rather, it's a clarificatory in nature, is that Rahul Gandhi ji is punished or his Twitter is blocked because he stood with Dalits. Only fault of him is that he stood with Dalit. For that the party is being penalized and Rahul ji is being penalized. Is it a crime to stand with Dalits? And a day before, a couple of days back, I interviewed for ANI. I took the camera, I was the first one to get parents interviewed by ANI. They were hiding, of course they were in the village, inside the village, and they were not meeting anybody. And mother was crying. And I took ANI. ANI interviewed them for 10-15 minutes. And it's me who interpreted, of course, some of the questions. So I think his Twitter is blocked, or Congress Twitter handles are being blocked because Congress stood for Dalit Beti. That's all. देखिए, ये पैरेलल कार्यवाही चलती रहेगी और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये चल रही होगी ट्विटर के साथ. आई एम श्योर ट्विटर ने हमसे कुछ डिटेल्स मांगे होंगे जो हमने उनको दिए होंगे. ये एक पैरेलल कार्यवाही है. लेकिन मैं वही पूछना चाहती हूं कि जिस देश को दुनिया के लोकतंत्र की जननी कहा गया है, वहां पर 7 दिन तक विपक्ष के सबसे प्रमुख नेता का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होना, विपक्ष के प्रिंसिपल ऑपोजिशन के 30 से ऊपर नेताओं का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होना, प्रिंसिपल ऑपोजिशन का अधिकृत ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होना. अगर आपको नहीं लगता कि यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं है, तो मुझे नहीं पता लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ और क्या होगा. और मैं राहुल गांधी जी की आज की कही हुई बात से 100% सहमत हूं कि यह हमारी राजनीति में ट्विटर की दखलंदाजी है जो बिल्कुल भी असहनीय है.
मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के प्रभाव में, प्रेशर में आकर जो प्लेटफॉर्म ये कर रहा है वो उनकी खुद की साख को कहीं पर धूमिल करता है। Is that even? That's a BJP handle, we know that. Why did all those ministers who joined coup migrate back to Twitter? They should have all gone on coup. After all, it's a Swadeshi platform made here. But you do realize why they're still on, carry on here. Any other questions? Ji, sir. I do believe that the crime against women, and especially Dalit women, has gone up astronomically under the watch of this government. I absolutely believe that. There is no doubt about it. I come from Uttar Pradesh. You have to see the crime against women, see the graph against Dalit women. You will be shocked at the frequency at which it happens. Why does this happen? Because